बेसिकली आज हम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोसिस। ठीक है, लेटेस्ट चैप्टर है DSM-5 में आया हुआ शिज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि चैप्टर के अंदर बेसिकली डिफरेंट डिसऑर्डर्स आ गए हैं कम्बिनेशन के साथ। ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल में इसको देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब इससे पहले इसको डिस्कस करने से पहले शिज़ोफ्रेनिया को और अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स को मैं आप लोगों को एक डिसऑर्डर इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ जो DSM-4 ER में थे। ठीक है, जो पहले आज से पहले प्रीवियस डिसऑर्डर में थे। पहले चैप्टर था शिज़ोफ्रेनिया के नाम से एक चैप्टर सेपरेट था। इस चैप्टर के अंदर 5 टाइप्स थी शिज़ोफ्रेनिया की ना। फर्स्ट थी कैटाटोनिक, ऐसे लोग जो पोस्टर बना के खड़े रहते हैं ना। डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग थी, इसमें कॉमन डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग होती थी, फ्लैट इफेक्ट होता है, इनअप्रोप्रिएट इमोशन होते थे। ठीक है, पता नहीं होता था बिहेव कैसे करना है। पैरानॉइड थिंकिंग, पैरानॉइड और शिज़ोफ्रेनिया के अंदर डिफरेंस ये है कि जो पैरानॉइड था बेसिकली ये लोग हाई IQ लेवल इनका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, डिल्यूजन हेलुसिनेशन में होते हैं, आर्गूमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा वेल ड्रेस होते हैं, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट और जस्टिफिकेशन देते हैं। जैसे कहेंगे खुदा नहीं है नौज़ुबिल्लाह, तो ये इस तरह की जस्टिफिकेशन देते हैं, उनके ऊपर अटक जाते हैं। बट IQ लेवल इतना हाई होता है आप इनसे डिबेट नहीं कर पाते किसी भी चीज़ के ऊपर, है ना। तो इस तरह के केसेस बहुत कॉमन आपको मिलते हैं। दिस इज अ पैरानॉइड, हाई IQ के साथ होते हैं। रेस्पिरेटरी लॉन्ग टर्म्स मोस्ट सिम्टम डिसअपीयर लेफ्ट विद फ्लैट इफेक्ट और रिफ्यूजल टू टॉक। ये जितने भी आपको सिम्टम ऊपर नजर आ रहे हैं, डिफरेंट सिम्टम हमने पढ़े हैं। ये जो सिम्टम्स थी, इनके सिम्टम जो होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं काफ़ी अरसे से, क्योंकि वो किसी से बात ही नहीं करता। ये अगर ऐसा होता तो हम इस टाइप में दे देते थे, रेजिडेंट टाइप में दे देते थे। अनडिफरेंशिएटेड टाइप जो थी बेसिकली शिज़ोफ्रेनिया की, जिसमें कोई भी सिम्टम जो थे नॉट फिटिंग इन द वन ऑफ द अबव सफर फ्रॉम द सिम्टम ऑफ द मल्टीपल टाइप्स। इसके जो सिम्टम थी वो किसी एक में आप फिट नहीं कर पा रहे थे। जो ऊपर सिम्टम ये पढ़ी है ना हम लोगों ने, इनमें जब फिट नहीं होता था तो उसको क्या दे देते थे, ये दे देते थे। ये बहुत कंफ्यूजिंग था आने वालों के लिए, है ना, कि जो फिट ना हो सिम्टम, ज्यादा सिम्टम हो जाए तो उसको यहाँ डाल दो, जो डिफरेंशिएट ना हो सके यहाँ ऐड कर दो, वहाँ ऐड कर दो। दिस इज वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट जो थे ना, और ये कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा थी इसके ऊपर, सिम्टम बेस्ड था। तो इसको अभी खत्म कर दिया गया है DSM-5 में। ठीक है, अब एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसमें नए डिसऑर्डर्स, ठीक है, नई चीजें ऐड हुई है सारी की सारी ना। तो आज हम उस पर डिस्कस करते हैं। ये नया एक चैप्टर बना है शिज़ोफ्रेनिया के चैप्टर के अंदर, इसे शिज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, इससे पहले मैं टर्म्स इंट्रोड्यूस करूंगा। ये एक नया चैप्टर है, इसको आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कुछ जेनरिक एक कॉमन टर्म्स एज ए क्लिनिकल का रेफरेंस से आपको सीखनी जरूरी है साइकोसिस के चैप्टर में से। सबसे पहले व्हाट इज द साइकोसिस। अगर आप ओल्ड टर्म्स में देखें तो दो वर्ड्स फ्राइड ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स एंड साइकोटिक डिसऑर्डर्स, से साइकोसिस कहा जाता था। तो साइकोसिस बेसिकली सीवियर किस्म के डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, और जो न्यूरोटिक होते हैं माइनर किस्म के होते हैं, जो ट्रीटेबल होते हैं। साइकोसिस जो होता है मोस्टली ट्रीटेबल भी होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जिसको ये हो जाए 99% चांसेस, कुछ लोग कहते हैं मेडिकेशन पे चला जाता है, ठीक हो जाता है कुछ अर्से के लिए, फिर जब टेंशन आती है जिंदगी में तो दोबारा एंजाइटी आती है तो दोबारा वही रिलैप्स कर जाती हैं। ठीक है, साइकोसिस के अंदर। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थी, साइकोसिस के अंदर हम लोग कहते हैं जितने भी सीवियर किस्म के डिसऑर्डर उनको इंक्लूड कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, ये साइकोटिक का चैप्टर बनाया इसलिए गया कि उसके अंदर विद इन द चैप्टर डिसऑर्डर्स हैं वो होंगे इंक्लूड साइकोसिस में। इसके अलावा हम आगे भी पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा। आप लोग मिड के बाद अपनी प्रेजेंटेशन देंगे ग्रुप्स के अंदर अगले चैप्टर चूज करके ना, तो वो डिसऑर्डर यहाँ नहीं आएंगे, वो इनसे भी सीवियर होंगे। ठीक है, सोमेटाइजेशन है, सोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं, है ना, मल्टीपल पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। वो बेसिकली आप आगे पढ़ते जाएंगे तो उससे इससे पहले इसको इंट्रोड्यूस होना चाहिए साइकोसिस का मतलब समझते होता क्या है। ठीक है, जेनिक टर्म्स में, ये कॉमन टर्म्स में इसको कहते हैं ब्रेक विद द रियलिटी। रियलिटी से आपका कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता, आप रियलिटी से थोड़ा सा हट जाते हैं। कैसे हट जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपके सामने हूँ, मुझे पता है कि मेरी क्या है, रियलिटी क्या है कि मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ, मुझे अवेयरनेस है कि मैं क्या लेक्चर दे रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, मेरे सामने कौन बैठे हुए हैं। ठीक है, मुझे अपने इन्वायरमेंट के साथ लिंक है अभी, है ना।
अवेयरनेस है इर्द अपने जो भी है ना, दिस इज द रियलिटी मेरी है ना, जो भी मुझे बता रही है। अगर मैं यहाँ खड़े होके लेक्चर दे रहा हूँ, लेक्चर कुछ और है, बता कुछ और रहा हूँ, किसी और दुनिया में फिर रहा हूँ, है ना। जैसा कि आप लोग अक्सर क्लास में बड़ा फनी अंदाज में, ये फनी जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग आंखें खुली होती हैं, दिमाग कहीं और होता है ना, ऐसा लग रहा होता है कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। मैं भी किसी की कोई मूवी देख रही हो, कोई किसी चक्कर में हो, फॉर एग्जाम्पल आंखें खुली होती हैं, आपका दिमाग कहीं और हो, मैं आवाज़ें दे रहा होता हूँ ना, तो वो बंदा कहीं और ही नजर आ रहा होता है, दिमाग कहीं और है। दिस इज रियलिटी कॉन्टेक्ट, इसका मतलब वो रियलिटी में नहीं है ना। तो इसका मतलब है ये साइकोसिस में जो लोग होते हैं, इनका रियलिटी से कॉन्टेक्ट, जो इनकी रियल लाइफ होती है, जैसे मैं आप गुजार रहे हैं, दिस इज रियल लाइफ, ये इसमें नहीं होते, बल्कि ये रियलिटी से दूर होते हैं, अलग होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये किसी और दुनिया में रह रहे होते हैं, मैं यहाँ लेक्चर दूँ और मैं बात करूँ, खड़ा हो जा, बैठ जा, तो आप कहें ये लेक्चर हमें दे रहा है, स्टूडेंट इधर बैठे हैं, बातें उधर कर रहा है, मे बी दिस इज द रियलिटी में मुझे चीज़ें नजर आ रही हैं, कुछ कोई चीज़ मुझसे बात कर रही हूँ, वहाँ भी बंदा नजर आ रहा हूँ मुझे, है ना। अगर ऐसा है जो आपको नजर नहीं आ रहा बट मुझे नजर आ रहा है, इसका मतलब मेरा रियलिटी से कॉन्टेक्ट, मैं आउट ऑफ द वे जाके अपनी दुनिया बना के बैठा हूँ। एक दुनिया ये वाली है जिसे कॉन्शियस कहते हैं आप लोग, है ना। एक दुनिया आपका अनकॉन्शियस बनाता है, आपका दिमाग बनाता है ना। वो दुनिया किसी दूसरे को नजर नहीं आती, वो आपको ही नजर आ रही होती है। मे बी वो सच है या झूठ है, इसके बारे में सर्चेस, लेटेस्ट टेलीपैथी, क्लेयरवॉयंस, हमारी 7 नई फील्ड इंट्रोड्यूस हुई है, पैरासाइकोलॉजी, ठीक है, वो इसके ऊपर सर्च पे लगी हुई है कि जो चीज़ें आपको नजर आ रही होती है, जिन्नों का नजर आना हमारे मजहब के अंदर तो है, मुसलमानों में, जबकि दूसरों के अंदर साइंस इसको नहीं मानती, बट दोनों ही सही हैं। पर्सपेक्टिव में इसके ऊपर पूरी सर्चेज हो रही हैं, ठीक है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे मजहब को सेपरेट करके, ठीक है। इस डिसऑर्डर का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ये तो आपको रियलिटी से हट के पता चल गया कि एक अपनी दुनिया बसा के बैठा होता है, ठीक है, ये बंदा उस दुनिया से बाहर नहीं आ रहा होता, इसको जो रियल दुनिया होती है वो नजर नहीं आ रही होती, बल्कि ये अपनी दुनिया में ही रह के वही चीजें कर रहा होता है जो उसको नजर आ रही होती है ना, जो उसका दिमाग उसे गाइड कर रहा होता है, जो उसका अनकॉन्शियस उसे करवाना चाह रहा होता है ना, वही कर रहा होता है। दिस मीन ऐसे बंदे को अकॉर्डिंग टू फ्राइड ठीक करना हो तो कहते थे इसके अनकॉन्शियस को कॉन्शियस में ले आए, जो अनकॉन्शियस में चीजें पड़ी हैं उनको क्या करें, कॉन्शियस दिलवा दें, कॉन्शियस में इसके प्रॉब्लम को, इसके कॉन्फ्लिक्ट को दोबारा उठा के कहाँ ले आए, कॉन्शियस में ले आए, तो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगे ना। तो फ्राइड के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं क्या था, ये एक सिंपल वर्ड्स है, ब्रेक विद द रियलिटी। आप में से काफी लोग अगर सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो रियलिटी से हटके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि क्लास में कुछ लोग पढ़ने के लिए माँ बाप आपके पैसे देते हैं, आपको पढ़ने आते हैं, मगर आप दुनिया में अपनी में बसे होते हैं, है ना, यूनिवर्सिटी के हटके एक्ट कर रहे होते हैं। दिस इज बेसिकली अवेयरनेस का ना होना, है ना, कॉन्शियस का ना होना, मे बी नॉर्मल है बट मे बी आगे जाके आपके साथ इस तरह का वट कर देखते हैं इसको। आज ब्रेक विद द रियलिटी, इसमें ये है कि दूसरे वर्ड्स में अगर फ्राइड की बात की जाए, फ्राइड ये कहता था कि इनका बैक गियर लग जाता है। बैक गियर, व्हाट डू यू मीन बैक गियर? वो गाड़ी चला रहे थे जो बैक गियर लग गया है ना, इनका मतलब ये है कि आप भी ड्राइव कर रहे हैं, ये जिंदगी जो चल रही है ड्राइव कर रहे हैं आप लोग, है ना। तो इनका मतलब ये है कि बैक गियर लग गया था, वापस आना शुरू हो जाते हैं। वापस आने का मतलब क्या है, लाइफ के अंदर आज आप लोग यहाँ हैं या मैं यहाँ हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रियल लाइफ, एज के अकॉर्डिंगली है, मेंटल एज के, क्रॉनिक एज, वट एवर, ठीक है, दोनों को एक रियलिटी के साथ आप जी रहे हैं। जब आपकी ज़िंदगी में देखें, मेरी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी, हर इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं। जब एक इंसान सारी ज़िंदगी से प्रॉब्लम बर्दाश्त करता है, आप भी प्रॉब्लम बर्दाश्त करते हैं, मैं भी करता हूँ, हर इंसान करता है, दिस इज नॉर्मल। बट आप बार बार प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में है, कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको फेस नहीं कर पाते। हम में से हमें प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको फाइनेंशियल इशू होता है, फीस का इशू होता है बच्चों को यूनिवर्सिटी के अंदर, आप डेफिनेटली पेरेंट्स को बताते हैं, पेरेंट्स फेस करते हैं, आपको पता होता है मेरे पास नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता हम इंस्टॉलमेंट में उसका कोई ना कोई हल निकालते हैं, है ना। फेस करना इसे कहते हैं, उसको बर्दाश्त, उसको मानते हैं, है ना, एक्सेप्ट करते हैं। बट अगर ये प्रॉब्लम हो, इसमें जिंदगी की और प्रॉब्लम भी है बहुत ज़्यादा, तो आप प्रॉब्लम को फेस नहीं करते बल्कि रिप्रेस करते हैं, अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम को रिप्रेस करते हैं, यानी दबाते हैं उसको। जब वो दबाते हैं तो वो चीज़ दबती नहीं है कभी भी,
वो चीज़ टाइम के लिए तो छुप जाती है, हाइड हो जाती है, बट कुछ टाइम के बाद वो क्या होती है, फिर बाहर आती है। उसको फ्राइड कहता था, ख्वाबों के जरिए बाहर आती है, ड्रीम्स, है ना। तो ये जो ख्वाहिशें होती है ना, आपकी बचपन की ख्वाहिश इमेजिन करें, छोटी छोटी ख्वाहिशें जो आपके पेरेंट्स को देखते हुए आप लोगों ने रिप्रेस की थी, वो आज भी आपके दिमाग में आती है, मेरी वो ख्वाहिश थी, है ना। कभी ख्वाबों में, कभी किस तरह, कभी किस तरह, जिनकी बहुत ही ख्वाहिशें दबी हों, सारी जिंदगी इमेजिन करें। ऐसे लोग जो बर्दाश्त करते हैं, आप और मैं भी अच्छे घरों से हैं, कुछ ऐसे बेचारे होंगे जिनकी सारी जिंदगी पैथेटिक है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है लाइफ के अंदर, है ना। उनकी ख्वाहिशें बार बार प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम। इसका सिंपल सी एग्जांपल इस तरह लेता हूँ कि कोई चीज़ रिप्रेस करने से ख़त्म नहीं होती, उसको फेस करना पड़ता है ला के। हम साइकोलॉजिस्ट यही सिखाते हैं लोगों को कि कोप अप करना सिखाते हैं, कि ज़िंदगी को जो भी प्रॉब्लम है उसको कोप अप करें, फेस करें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी का रेंट देना है, मेरे पास आज नहीं है, मैं उससे बचता फिरूँ, उस बंदे का सामना ही ना करूँ, तो क्या होगा, प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। वो बंदा कहेगा हाई लो नंबर है ना, ये ऐसा आपके बारे में नेगेटिव ख्यालात होंगे। ऐसे ही है ना, इसी तरह दूसरे के बारे में मैं भी बचता फिरूंगा, मैं भी खुद भी टेंशन में होऊंगा। बट इसका बेस्ट हल क्या है, फेस करना। इस चीज़ को फेस करें, उसको जाकर सीधा बता दें कि मेरे पास आज पैसे डेफिनेटली मेरे ऊपर बुरे हालात हैं, मैं ये चीज़ आपको दे दूंगा कुछ अर्से के बाद। दिस इज द फेस। अगर आप दोनों तरफ से इसको भागते रहेंगे, इस प्रॉब्लम से भागते रहेंगे, रिप्रेस करते रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम कभी खत्म। आप रिप्रेस तो करते हैं टेंशन अपनी जिंदगी की, फैमिली के इश्यूज, अपने इश्यूज, ट्रॉमेटिक, अपनी विशेष, बट ये चीज़ें आपको दोबारा अनकॉन्शियस में रिप्रेस करके जाती हैं और दोबारा आती हैं ख्वाबों के जरिए, या कहीं ना कहीं आपको तंग करती हैं, कभी खत्म। इनको रिजॉल्व करना जरूरी होता है हमेशा अनकॉन्शियस से निकाल के। अब जो फ्राइड ये कहता था, ये ऐसे लोग जो होते हैं बेसिकली ये साइकोटिक में होते हैं, शिज़ोफ्रेनिक होते हैं, कि बैक गेयर लग जाता है लाइफ में। बैक गेयर का मतलब क्या है, बेचारे बार बर्दाश्त करने के बाद, अभी लाइफ है ना, आप मैं इस स्टेज पे हूँ, अगर मुझे बार टेंशन आए, बार टेंशन, मेरा अनकॉन्शियस एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अनकॉन्शियस एक्टिव होगा तो मुझे वो ऐसी दुनिया में उठा के ले जाएगा जहां मुझे सुकून फील होता था। क्या होता था, सुकून फील होता था। वो सुकून फील करने के लिए मुझे बचपन होगा, डेफिनेटली आप लोगों को बचपन में देखें टेंशनें आती थी, हमें फील ही नहीं होता था, ये नहीं पता था, छोटी छोटी ख्वाहिशें होती थी, पूरी होती थी, बड़े खुश होते थे, है ना। हर एक की बड़ी ख्वाहिशें नहीं होती। छोटा बचपन वो कभी वापस आया अभी तक आपका? बचपन में आप ऐसी हरकतें करते थे, लोग आपके ऊपर हंसते थे, आप उन्हीं हरकतों को देख के क्या करते थे, हंसते थे, स्माइल करते थे कि आपके एक्ट को। आज उन्हीं हरकतों को अगर आप करें तो क्या करते हैं, मजाक उड़ाएंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि वो ख्वाहिशें, वो चीजें, ये जो साइकोटिक के लोग होते हैं उनको बैक गेयर लग जाता है, ये जिंदगी में फेस नहीं कर पाते, इतनी टेंशनें होती हैं। इन टेंशनों से बचने के लिए उनका दिमाग उनको कहाँ ले जाता है, बचपन में। अभी मैंने लेटेस्ट केस देखा था, तो एक बाबा जी थे 65 साल के, बारिश हो रही थी, तो मैं सदर में ही रहता हूँ, तो उसके ना हमारे रोड बड़े अच्छे हैं। उन्होंने एक बच्चे नहीं होते मोहल्ले के, छोटे छोटे बच्चे नहाने के लिए आते हैं, वो चड्डी पहनी होती छोटी सी, है ना, तो वो पहन के आ रहे, बड़ा एंजॉय कर रहे थे। आइसक्रीम वाला खड़ा होता, पता नहीं कब से 1 रुपया लिया होता अबू से ना, या 2 रुपये या 5 रुपये, तो आइसक्रीम के लिए जा रहे होते हैं। तो वो जो थे ना, जो 65 साल के बाबा जी, वो साइकोटिक थे, उनकी हिस्ट्री में ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, बारिश हो रही है, वो बच्चा ट्राई साइकिल चला रहा था, एक पीए वाली नहीं होती साइकिल। अब उन्होंने जाकर बच्चे से आइसक्रीम छीनी, छोटा सा बच्चा था, और उसकी ट्राई साइकिल भी छीनी, वो ट्राई साइकिल चला रहे हैं, उसके इर्द गिर्द बच्चा रो रहा है, उसको एंजॉय कर रहे हैं और आइसक्रीम भी खा रहे हैं और छेड़ रहे हैं उसको, है ना। यानी दिस इज द बचपन, मगर उसकी एज देखें और एक्ट देखें, है ना। यानी इसका मतलब है वो रियलिटी में जो एज में था, वो एज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इतनी ख्वाहिशें, इतनी आपकी टेंशनें हैं जिनको रिप्रेस कर करके, आपकी एग्जांपल ऐसे मैं दूंगा, इसके गुब्बारा देखा कभी आपने बिल्कुल, उसको अगर आप पानी वाले किसी भी वाटर के नीचे सिंक पे लगा दें, एक टाइम आएगा जब वो पानी से भर जाएगा, तो क्या होगा, ऐसा ही होगा ना। तो ये भी जैसे इंसान ऐसा ही है, दिमाग के अंदर प्रॉब्लम सुन सुन के दूसरे रिप्रेस करते जाते अपनी प्रॉब्लम को, एक दिन ये दोबारा फट जाएगा। इसको बल्कि रिलीज करनी चाहिए, बार लोगों से शेयर करना चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स को। जब ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे सोर्सेज नहीं होते, आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करते, तो ये दोबारा भर जाता है और क्या होगा, फट जाएगा। बिलीव मी कि जब ये फटता है, स्पेशली साइकोसिस के अंदर, तो ये अनबियरेबल होता है, अनकंट्रोलेबल होता है, ऐसा ब्लास्ट करता है जिसमें अपने साथ कई लोगों को ले जाता है, कई जिंदगियों को ले जाता है ना। खुद तो तबाह होता ही होता है,
दूसरों को भी ले जाता है। इनकी एग्जाम्पल ऐसी है मास यानी टेररिस्ट की तरह है, जो खुद तो मरते ही मरती हैं, बम के दौरान बॉम्ब्स कईयों को भी लेके चले जाते हैं, कईयों की ज़िंदगी तबाह कर देती हैं। तो ऐसे लोगों को जब ये गुब्बारा फट जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि सालों लगते हैं इस गुब्बारे को मरने के लिए, टेंशनों के। जब ये फट जाता है तो इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। 99% चांसेस होते हैं साइकोसिस के कि वो मेडिकेशन पे रहेगा। एक बार ठीक होगा, कुछ अर्से के बाद जब दोबारा टेंशन आएगी फिर साइकोसिस वाला गुब्बारा जो है ना, फिर मेडिकेशन सारी ज़िंदगी मेडिकेशन पे चले जाते हैं ये लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है। जैसे ही आपको फर्स्ट 6 मंथ में किसी इंसान में नजर आए तो उसको रिकमेंड करें मेडिकेशन पे चले जाएं। मेडिकेशन किसी अच्छे से हॉस्पिटल में 6 मंथ करवानी पड़ती है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली जनरल टर्म्स जो कि मैंने जनरली एक्सप्लेन किया कि होता क्या है इस डिसऑर्डर के अंदर। अब इसको हम टेक्निकली पढ़ते हैं, थोड़ा सा टेक्निकली है ये ले में मैंने एक्सप्लेन किया कि अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, ठीक है। ब्रेक विद द रियलिटी, ये मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। सिम्टम नॉट एन इलनेस, ये इनके सिम्टम होते हैं, कोई ये नहीं कि बड़ी डिसऑर्डर लग रहा होता है, ये तो तभी पता चलता है जब आपके सामने आता है, इसे एक्सप्लेन करते हैं। काज बाय द वैरायटी ऑफ द कंडीशन दैट अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द ब्रेन। बेसिकली जिसकी कॉजेज जो है ना, बेसिकली हर डिसऑर्डर की कॉज कहीं ना कहीं फिक्स होती है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है साइकोसिस जिसके अंदर किसी भी स्टेज के ऊपर, अब तो ये बच्चों में भी शुरू हो गया है, ऐसा नहीं है बचपन में नहीं है, इसके पहला एपिसोड कहीं भी शुरू हो सकता है, ठीक है। इसकी सोशल फैक्टर भी रख सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर भी हो सकती है, ठीक है, साइकोसोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कोई भी फैक्टर हो सकता है, किसी एज में भी हो सकता है। पहले इसको अडल्ट्स में गिना जाता था, बट लेटेस्ट सर्चेस ये बच्चों में भी आ गया, ठीक है, बचपन में भी होता है, ठीक है। अभी मेरी स्टूडेंट इसके ऊपर सर्च कर रही है अर्ली डायग्नोस के ऊपर ना, इस बच्चों में, तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बच्चों में भी आहिस्ता से कन्वर्ट होता जा रहा है ये डिसऑर्डर। पहले सिर्फ अडल्ट्स में माना जाता था, बट अब अडॉल्सन में एंड चिल्ड्रन में शिफ्ट होता जा रहा है, क्योंकि सेवेरिटी लेवल बढ़ता जा रहा है, पेरेंट्स की तरफ से टेंशनें इतनी बढ़ती जा रही हैं, बचपन में भी आना शुरू हो गया है। हमारे दौर में बचपन में टेंशनें नहीं होती थी, ऐसा ही था ना। अब टाइम ऐसा है, इतना क्रिटिकल टाइम है, अडॉल्सन वाली एज बन गई अडल्ट्स वाली, और जो अडॉल्सन थे वो चिल्ड्रन वाली एज में चले गए हैं, वो चीजें बिहेव करती हैं जो हम अडल्ट्स होके करते थे ना। तो ये टाइम चेंज हो रहा है, तो इसलिए डिसऑर्डर भी अपनी सेवेरिटी के साथ चेंज हो रहा है। इसके ऊपर बहुत सारी सर्चेज हो रही हैं दिन ब दिन, ठीक है। तो इसका कोई भी फैक्टर हो सकता है, ब्रेन की अबनॉर्मलिटी भी हो सकती है, डोपामाइन का लेवल रिलीज, वो तो डेफिनेटली आपको पता है कि इसमें ब्रेन का डोपामाइन का लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से डिसऑर्डर होता है। आ जाए वो हम बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, कुछ भी इसमें फैक्टर हो सकते हैं। इसमें DSM-4 के अकॉर्डिंगली 3 डिसऑर्डर इंक्लूड किए थे, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स एंड थॉट डिसऑर्डर। अगर आप DSM-4 TR पढ़ें तो ये 3 बड़े सिम्टम थे, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स एंड थॉट डिसऑर्डर। थॉट डिसऑर्डर आपने DSM में पढ़ा होगा, टेंजेंशियलिटी, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, है ना, वो पढ़े थे आप लोगों ने, वो थॉट डिसऑर्डर में आते थे, सिम्टम गिने जाते थे, यहाँ हेलुसिनेशन और डिल्यूजन। बट अब ऐसा एक नया क्राइटेरिया सेट किया गया इसके लिए, सिम्टम बेस खत्म कर दिया। नया क्राइटेरिया क्या सेट किया गया, एक नई डिवीजन की गई, बिल्कुल टोटली DSM-4 से हटके, क्योंकि नए डिसऑर्डर इसमें आए हैं, नया चैप्टर बना है। तो आगे देखते हैं उन चैप्टर से पहले जाने से पहले साइकोसिस के अंदर आपको मैं डिसऑर्डर इंट्रोड्यूस करवाने से पहले मैं इसके अंदर कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, बेसिक टर्म्स। अगर आपको वो नहीं आएगी तो आपको ये डिसऑर्डर जो है ना ऐसे लगेगा कि बहुत मुश्किल डिसऑर्डर है। ये बहुत आसान है, इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स। आप देखिएगा, अंडरस्टैंड करेंगे जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप लोगों को एक सिम्टम बता दूं, व्हाट इज द साइकोसिस। देयर आर इट कुड बी डिफाइंड बाय द abnormality इन वन एंड मोर ऑफ द फॉलोइंग 5 डोमेन्स, ठीक है। ये 5 एरियाज हैं जिसके अंदर अब नॉर्मलिटी आ जाए तो ये क्या हो जाता है, ये डिसऑर्डर कहलाता है। अब 5 एरियाज क्या है, डिल्यूजन्स है, हेलुसिनेशंस है, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग है, ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड एंड नेगेटिव सिम्टम्स। ये पहले 4 जो है, ये पहले 4 सिम्टम जो है बेसिकली पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। ये पहले 4 जो है पॉजिटिव सिम्टम है, नेक्स्ट है नेगेटिव सिम्टम है, क्लियर। अब पहले 4 जिनको पॉजिटिव सिम्टम क्यों कहा जाता है और नेगेटिव सिम्टम क्यों कहा जाता है, ठीक है। आगे पॉजिटिव सिम्टम मैंने इसको प्लस कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
अब ये 5 थिंग्स हैं, इनमें से कुछ चीजें पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव है। पहले 4 जो है वो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं और ये नेगेटिव सिम्टम है। लास्ट वाली नेगेटिव सिम्टम के अंदर अपनी सिम्टम्स होगी, पॉजिटिव के अंदर आगे इनको डिफाइन करेंगे बहुत डिटेल में हम लोग, ना। अब इससे पहले आप लोगों को शिज़ोफ्रेनिक को देखने के लिए पॉजिटिव सिम्टम एंड नेगेटिव सिम्टम को अंडरस्टैंड करना होगा। पॉजिटिव सिम्टम क्या होते हैं, नेगेटिव सिम्टम क्या होते हैं। इसकी बड़ी मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आप ये समझें कि आपकी डेली फंक्शनिंग है ये वाली, आप डेली लाइफ में एक फिक्स रूटीन के साथ जा रहे होते हैं, ऐसा ही है ना। सुबह उठते हैं, वट एवर फजर के वक्त उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद रेडी होते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। आपकी एक फिक्स रूटीन होती है, ठीक है, जिसमें आप चीज़ें कर रहे होते हैं ना। हाँ, वीकेंड के ऊपर या किसी और दिन आप लोग एंजॉय करने भी जाते हैं, किसी एक दिन ना खाने के लिए बाहर चले के आउटिंग के लिए, है ना। वो एक फिक्स रूटीन में ही आता है सारा का सारा जो आप वीक के अंदर कर रहे होते हैं। अब होता यह है कि जो रूटीन होती है आप लोगों की, इस रूटीन के दौरान डेली फंक्शनिंग में आप काम कर रहे होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, यानी कि आप इसे नॉर्मल फंक्शनिंग कहते हैं, है ना। होता यह है जिस बंदे को शिज़ोफ्रेनिक हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, उसमें पॉजिटिव सिम्टम एंड नेगेटिव सिम्टम का कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव सिम्टम ये होती हैं, आप नॉर्मल फंक्शनिंग में काम कर रहे हैं, इसमें जो नॉर्मल फंक्शनिंग में काम कर रहे थे इसके दौरान ये होता है कि आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर कुछ चीजें ऐड हो जाएं, कुछ बिहेवियर, कुछ थॉट्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाएं जो आप पहले कभी नहीं करते थे काम। वो बिहेवियर जो पहले आप कभी नहीं करते थे वो आप करना शुरू हो गए हैं। दिस इज पॉजिटिव सिम्टम्स। और नेगेटिव सिम्टम ये होते हैं जो काम आप डेली कर रहे थे उन काम में कमी आ जाए, जिस सोशल आइसोलेशन, डिमिनिश ऑफ द इमोशंस, इमोशन ही खत्म हो गए, इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे, किसी से बात ही नहीं कर रहे, जो चीजें कर रहे थे अब वो नहीं कर रहे। दिस इज द नेगेटिव सिम्टम। इसका मतलब ये चीज थी, ये कम हुई है, वो ये चीज थी नहीं, ये ऐड हुई है। तो यहाँ जो अभी ये DSM-5 है, इसकी बेस के ऊपर डिवीजन की गई पॉजिटिव एंड पहले 4 इनमें से क्या है और ये क्या है, लास्ट वाला नेगेटिव है। नेगेटिव में सोशलाइजेशन, अलोगिया, व्हाटएवर हम पढ़ते हैं बहुत डिटेल में जाके। अब आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इसका मतलब है कि पॉजिटिव सिम्टम भी होंगे एंड किसी में होंगे, किसी में नहीं होंगे। फ्लक्चुएशन ऐसे बनेगी शिज़ोफ्रेनिक के पर्सन की, सम टाइम ऐसे, सम टाइम नेगेटिव होंगे, किसी में नेगेटिव नहीं होगा। अब ये इसके अंदर जो डिसऑर्डर्स हैं, किसी में नेगेटिव ज्यादा होगा, किसी में पॉजिटिव ज्यादा। पॉजिटिव तो होगा ही होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव चीजें होंगी, नेगेटिव होगी कि नहीं होगी वो डिपेंड करता होगा डिसऑर्डर के ऊपर। अभी इसकी वेरिएशन को हम देखते हैं जाके। इसी तरह मूड के अंदर फ्लक्चुएशन है ये वाली, है ना, बिहेवियर के अंदर फ्लक्चुएशन है, किस पे क्या होती है, जिसको ये ना पता चले पॉजिटिव सिम्टम क्या है, नेगेटिव सिम्टम क्या है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। आप ये पढ़ते हैं ये सारी की सारी चीजें। पॉजिटिव सिम्टम डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड। और नेगेटिव सिम्टम में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं 3 सिम्टम कौन सी होती है, डिमिनिश ऑफ द इमोशंस। आगे सबसे पहले डिल्यूजन्स को पढ़ते हैं। डिल्यूजन आपको पता है, डिल्यूजन आर द delusions are basically delusions are the fixed beliefs that are not amendable to change in the light of the conflicting evidence. Their content may be include the variety of the themes, persecutory, nihilistic, referential, erotomania, grandiosity, whatever, ये कोई भी themes हो सकता है। delusion ये होता है बेटा कि सिंपल एक आपका फिक्स बिलीव होता है जो चेंज नहीं होता, ठीक है। और इसको आपने इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं बड़ी ज़्यादा दूंगा। आपके यहाँ जो बाबा जी होते हैं, बड़े लोग हैं आपके यहाँ, आप उनसे डिबेट करना शुरू करें तो अगर वो चीज़ पे अटक जाएं, आप उनको मनाना नामुमकिन होता है ना। वो कहें कि ये चीज़ है जो मैंने कही है वो सही है और वो जो आप कह रहे हैं वो गलत है। दिस इज द फिक्स। 45 के बाद जाके कुछ लोग कहते हैं हमारे बिलीफ जो होते हैं फिक्स होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप हमारे एक्सपीरियंसेस हमें सिखाते हैं। तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनको भी सिखाते हैं, बट इनके किसी भी एज में फिक्स होना शुरू हो जाते हैं। जिस चीज़ पे अटक जाएं उनको बेशक जितने मर्जी एविडेंस दे दें आप लोग कि ये चीज़ गलत है, ये ऐसे है ऐसे है, वो कहते हैं नो, जो हम कह रहे हैं वो चीज़ सही है, वो फिक्स है ना। इसका मतलब ये बिलीफ के अंदर चेंज नहीं आता। इस तरह के बहुत ज़्यादा मजहबी आपको मिलेंगे लोग, रिलीजियस ओरिएंटेड, आप आगे जाके देखेंगे परसिक्यूटरी,
फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई कहे कि रोटोमेनिया कि दुनिया का ऐसा बंदा है जो मेरे प्यार में घुमा हुआ है ना, दिस इज द डिल्यूजन है ना। आगे आगे बढ़ेंगे। पर्सिक्यूटरी आपके पीछे कोई लगा हुआ ISI का बंदा लगा हुआ है ना, कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, मैं अल्लाह की स्पेशल चीज़ हूँ, अल्लाह ने मुझे स्पेशल बना के भेजा, मिशन पे भेजा हुआ है ना। ये इस तरह की आपके यहाँ डिल्यूजन्स। मैं बहुत ही लायक बंदा हूँ, मैं बहुत ही डल बंदा हूँ, आई कांट डू एनीथिंग है ना, स्पेशल बंदा हूँ, पर मुझे जॉब तब भी मिलनी चाहिए। काम कोई नहीं करूँगा, जॉब भी सबसे पहले मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मैं स्पेशल हूँ। किस रेफरेंस से हूँ व्हाटएवर। आज इसमें निहिलिस्टिक है, वो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जाके, ठीक है। डिल्यूजन्स हैं, डिल्यूजन में दो तरह के डिल्यूजन्स हैं जो कि यहाँ इस स्लाइड में डिस्कस किए गए बहुत डिटेल में। एक होते हैं बेजार डिल्यूजन, एक होते हैं नॉन बेजार डिल्यूजन। तो बेजार डिल्यूजन वो डिल्यूजन होते हैं कि जो इम्पॉसिबल हो, जिनके ऊपर यकीन किया जाए, है ना। ऐसी बातें, ऐसे लोगों के कहे हुए वर्ड्स जो इम्पॉसिबल होते हैं, जिनको आप मान सकें, है ना। डिल्यूजन है ना, ऐसी बातें ही होती है ना, ये वाली एक्ट। जैसा कि ये कहे, कोई आके कहे आपके ऊपर कि जिस तरह हमारे यहाँ मजहबी है ना, बहुत ज़्यादा कल्चर, तो यहाँ मजहब की बात नहीं है। कोई आपको ये कहे कि उसकी किडनी खराब थी, डायलिसिस पे था, एक हफ्ते में 3 से 4 वीक्स में डायलिसिस हो रहे थे, एक डायलिसिस भी मिस हो जाए तो डेथ हो जाए, आपको पता है ना कि बहुत बुरी हालत हो जाती है। अच्छा जी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया बंदे को, हार्ट पेशेंट था, फलाना था, किडनी का प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया ना कि घर ले जाएं। बट वो बाबा जी के पास गया या ऐसे बंदे के पास गया जिसने कहा जरा काम हो जाएगा ना, जिस तरह हम लोग जाते हैं, और रात को वो बेचारा सोया हुआ था, सुबह उठा तो पता चला जी कोई ऐसा आया जिसने उसकी किडनी को चेंज किया अंदर से, है ना। कोई अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी गैर भी मदद आई है, व्हाटएवर, कोई भी ऐसा उसका बिलीव कोई ऐसी चीज आई है जिसने मेरी किडनी अंदर से निकाली है, पुराने वाली नहीं लगा के, बगैर बाउंड के, बगैर किसी टांके शंके के वो चेंज करके चला गया है ना, बगैर किसी सर्जरी के, और मैं अब ठीक हो गया हूँ, ठीक है। ऐसी बात जिसके ऊपर बिलीव किया ही ना जा सके, जिनकी एविडेंस भी आपके लिए यूजलेस हो ना, दिस इज द बेजार डिल्यूजन। और नॉन बेजार डिल्यूजन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बिलीव भी हो और ना भी हो, पॉसिबिलिटी हो भी और ना भी हो। जैसे मैं कहूं कि मेरा रेलवे में हिस्सा है, या मैं ये कहूं ये कंटीन वाला जो आपकी यूनिवर्सिटी का, इसमें मेरा हिस्सा है। अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पॉसिबिलिटी है भी है, पॉसिबिलिटी। जैसा कि आप कहें कि मुझे कोई बंदा कंट्रोल कर रहा है, हो सकता है हिप्नोसिस किया हो, थॉट्स के अंदर इंसर्शन को कंट्रोल कर रही हो, वो थर्ड चीज है ना, हो सकता है, हो भी नहीं सकता। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, 5G, पता नहीं कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है ब्रेन के ऊपर, है ना। तो इसका मतलब कुछ चीजें पॉसिबल है, कुछ चीजें पॉसिबल, तो इस तरह के बेजार डिल्यूजन्स कहते हैं। तो दोनों तरह के डिल्यूजन्स आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये है, अभी हम पढ़ेंगे जाके डिटेल में इसको। हालुसिनेशंस आर द परसेप्शन लाइक ए एक्सपीरियंस दैट अकर विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस। इसमें ये होता है कि सिंपल, बाहर कोई चीज है ही नहीं है, समझ लें कि यहाँ मैं खड़ा हूँ, बाहर दरवाजा है, बाहर से मुझे आवाजें सुनाई दे रही है कि कोई दरवाजा नॉक कर रहा है, बट एक्चुअल में बाहर बंदा ही नहीं है, मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं अकेले बंदे को कोई नॉक कर रहा है ना। मैं बाहर देखता हूँ तो मुझे नजर आ रहा बंदा है, आप लोगों को नजर, और मुझे आवाजें भी सुनाई दे रही, नॉक करते हुए वो आवाजें दे रहा है मुझे, है ना, नॉकिंग, बाकी आपको नहीं आ रही। इट्स मीन एक्सटर्नल स्टिमुलस है ही नहीं है, बट मुझे परसीव हो रहा है ना, और आप लोगों को परसीव नहीं हो रहा। तो इसमें जो हेलुसिनेशन होती है, इसमें रियल में स्टिमुलस होता ही नहीं है, बट आपको परसीव होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लास में कहूँ, क्लास में पंखा ही नहीं है, और आप लोग कहें पंखा चल रहा है ही नहीं एक चीज। जब है ही नहीं है तो परसीव कहां से हो रही है ना। जैसा कि रात को आवाजों का सुनाई देना, इस जिन की आवाजों का सुनाई देना, वट एवर, कोई चीज आपको आवाजें दे रही है, आपका पास्ट आपको आवाजें दे रहा है, आपकी गिल्ट, है ना, बट आपको फील होता है, किसी को फील, क्योंकि स्टिमुलस है ही नहीं है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा, आपको सुनाई दे रहा है। इट्स मीन समथिंग रॉन्ग विद यू, ठीक है। ये बेसिकली हेलुसिनेशन है। इसमें देखिए पॉजिटिव सिम्टम है, ये सारी चीजें पहले आपको नहीं सुनाई देती थी। पॉजिटिव सिम्टम क्या होती है, कुछ चीजें ऐड हो जाए आपके साथ, ये पहले काम नहीं होता डेली रूटीन में, कुछ हुआ है ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, उसके बाद ये क्या होना शुरू हो गया,
आपका बिहेवियर चेंज होगा, आप लोगों को कंप्लेन कर रहे हैं, आप लोगों को कह रहे हैं मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, मुझे कोई पुकार रहा है, वट एवर, ये बिहेवियर ऐड हो रहा है ना। मे बी ट्रॉमेटिक इवेंट हो, ट्रॉमेटिक इवेंट की चैन चल रही हो, मे बी प्रॉब्लम्स हो, मे बी बंदा सेंसिटिव हो, मे बी उसके लिए छोटी चीज़ बड़ी बन जाए। इट्स अप टू यू कि मेरे लिए फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मेरे लिए ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ ही नहीं, मैं छोटी छोटी चीज़ों को दिल पे लेता जा रहा हूँ, मेरे लिए वो चीज़ बहुत बड़ी है किसी की टॉन्ट। एक बंदा बड़ा बोल्ड है, उसके लिए ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, उसके बाद वो चेंज हुआ, जबकि उसके लिए छोटे छोटे क्रिटिसिज्म कुछ भी नहीं थे। इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है ना। ये डिपेंड करता है हर पर्सन टू पर्सन, केस टू केस वेरी करता है कि ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है कि नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आगे आ जाए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देयर वेक्ट होते हैं, क्लियर होते हैं, बहुत ही क्लियर होते हैं, समटाइम बहुत ही इस तरह के होते हैं, with the full force and impact of the normal perception and not under the volunteer control. Falling asleep, इसकी दो टाइप्स हैं, हमेशा याद रखें जब भी आपको शिज़ोफ्रेनिक होगा, हर इंसान को इस तरह का कभी कभार एक्सपीरियंस हो जाता है, जैसे कहते हैं जिन्नों का एक्सपीरियंस, वट एवर, कोई भी हमारे मज़हब के ऊपर क्वेश्चन, जहाँ मज़हब की बात आ जाए तो वहाँ हमारा DSR, हमारी डॉक्टरी कहती है आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, वहाँ आप उनको एक्सेप्टेंस। इस तरह के लोगों को कभी भी रिजेक्शन, जहाँ मज़हब की बात आए तो उठ के चले जाएं, क्योंकि हम मज़हब के साथ डिबेट, किसी के मज़हब को डाउन नहीं करना चाहते और ना ही ये मज़हब के अगेंस्ट है। यहाँ कुछ एविडेंस बेस्ड चीज़ें हैं, एविडेंस बेस्ड आपको मैं बताऊंगा बाद में, यानी कि अभी डिटेल में बताऊंगा। अभी है ये हमेशा दो तरह की जगहों पे आते हैं, याद रखिएगा। फॉलिंग asleep, हाइप्नोगोगिक, हिप्नोपॉम्पिक जो होते हैं, वॉकिंग, जब आप उठ रहे होते हैं, वेकअप कर रहे होते हैं, तब आपको क्या आता है, तब डिल्यूजन्स हो रहे होते हैं, तब हालुसिनेशंस हो रहे होते हैं, या आप जब सोने जा रहे होते हैं तब हो रहे होते हैं। इन दो कंडीशंस में अगर आपको हालुसिनेशन फील हो रहे हैं, जैसे आप सोने जाएं तो आपको कोई पुकार रहा है, जब आप रिलैक्स होते हैं तो आपको कोई पुकार रहा है, आवाजें दे रहा है, कोई चीज नजर आ रही है, इट्स मीन जब आप सोने जा रहे हैं समथिंग रॉन्ग विद यू, इसका मतलब दिस इज द हालुसिनेशन। हालुसिनेशन भी है, साथ क्या है, जब सोने जा रहे हैं आप तब है, जब आप उठें, फजर की नमाज के बाद पहले उठ जाएं, बाद में उठ जाएं, वट एवर, रात को 12 बजे उठ जाएं, है ना, जब आप उठने लगते हैं तब आपको कोई चीजें सुनाई देती है ना। इसका मतलब जब आप उठने लगते हैं, उठने की कोई चीज फिक्स नहीं है पूरी रात में, जब आप उठने लगते हैं तब, जब आप सोने लगते हैं तब ये होते हैं। और इसके बीच के टाइम के अंदर सुबह को, शाम को, दोपहर को अगर ये चीजें हो रही, वहां आप सोने लगे हैं तब, जब आप उठने लगे हैं दोपहर को तब, ये फिक्स नहीं है कि सोना और रात से रात को ही होता है, सोना सुबह को भी तो हो सकता है ना। जब सोने लगे तब, वैसे अगर आपको एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो इसका मतलब है नॉर्मल हो सकते हैं, है ना। और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीजें, बड़ी दो चीजें, इनके बगैर अगर ये ना हो, किसी और टाइम पे हो, तो हालुसिनेशन नॉर्मल डिल्यूजन्स हो सकते हैं, हालुसिनेशंस हो सकते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग के जो है बेसिकली डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग जो होती है फॉर्मल डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता था। अगर आप लोगों ने मेंटल स्टडीज एग्जामिनेशन पढ़ा है तो वहां ये थॉट डिसऑर्डर या फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर के नाम से थे, ठीक है। इस टिपिकली एज ए इनपुट फ्रॉम द इंडिविजुअल स्पीच, हमेशा स्पीच के अंदर प्रॉब्लम होता है इस तरह के लोगों को, है ना। वहां कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग होती बोलते हुए। अब इसमें डेलमेंट, लॉस ऑफ द एसोसिएशन, टेंजेंशियलिटी, इनकोहेरेंट वर्ड्स क्लैड, ये आप लोगों ने पढ़े थे ना सारे के सारे, ये वो सिम्टम्स हैं जो आप लोग इसके अंदर पढ़ेंगे डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच के अंदर। ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग जो होती है, डिसऑर्गेनाइज्ड अबनॉर्मल मोटर बिहेवियर होते हैं, मे बी मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द वैरायटी ऑफ द वे रेंजिंग फ्रॉम द चाइल्ड। अब इसमें ये हुई कि चाइल्ड वाली बात आ गई, ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड। अब मैंने कहा था बचपन सिलीनेस होगी, नेगेटिविज्म होगी, बार बार क्रिटिसिज्म करेगा या करवाया दूसरों के ऊपर, बचपन नजर आएगा आपको, बच्चों वाली हरकतें करता नजर आएगा ना, नेगेटिविज्म होगी। म्यूटिज्म एंड स्टूपर, चुप होगा और क्या करेगा, पोस्टर बना के खड़ा होगा, कैटाटोनिक वाला सिम्टम जो है ना म्यूटिज्म के ऊपर। और इससे पहले क्या था, ये था ग्रॉसली स्पीच के अंदर कौन कौन सा प्रॉब्लम होगा उसको, स्पीच के अंदर टेंजेंशियलिटी ये होती है, फॉर एग्जांपल डेरेलमेंट होगी, डीरेलमेंट एंड लॉस ऑफ एसोसिएशन। ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक बात कर रहा है, अभी स्विच करता जा रहा है। अभी एक बार इसकी सिंपल सी एग्जांपल दूंगा डेरेलमेंट की। जैसा कि मैंने अभी पेशेंट देखे थे, अब पेशेंट था किसी तरह का, तो उनका इलाज कर रहे, ट्रीटमेंट कर रहे थे, हम वो कहता था यार मेरा प्रॉब्लम है
मेरी ना सास के साथ मेरा प्रॉब्लम है। अच्छा हमने सास को बुलाया, सास के साथ कॉन्फ्लिक्ट जो था रिजॉल्व किया उसका। अच्छा जब वो रिजॉल्व किया तो मैंने कहा मेरे सास के साथ भी प्रॉब्लम है, मेरा उनके बेटों के साथ भी है, देवर के साथ। अच्छा उसको बुलाया, उसको सॉल्व किया। अच्छा फिर वो जब सॉल्व हो गया, मैं इस घर में रहना ही नहीं चाहती। क्यों नहीं रहना चाहती जी? मुझे एक सेपरेट घर चाहिए। अच्छा एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, डिटेलमेंट पकड़े पे यार, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अगला रेडी हो जाता है, अगला रेडी करते हैं तो उससे अगला रेडी, एक के बाद इनकी प्रॉब्लम ही नहीं खत्म होती, स्विच करते हैं बार बार अपने प्रॉब्लम से, है ना। एक ठीक, दूसरा, तीसरा, चौथा, डिटेलमेंट, यानी कि रेल की पटरी होती है ना, उससे हट जाना, हर बात से स्विच हो जाते हैं। ये तो मैंने आपको एक बड़ी एग्जांपल दी है, तो मैं सिंपल इसमें कहना चाहता हूं, स्विच करते हैं एक जगह, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के ऊपर। तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो एक प्रॉब्लम से दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर, चौथे के ऊपर ये स्विच करते हैं। सर जरूरी है कि प्रॉब्लम बताए, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक में वो प्रॉब्लम बता रहा है, दूसरे टॉपिक में कोई अपना खुशी वाला मोमेंट भी होता है। मे बी कोई भी हो सकता है। ये तो सिंपल से एग्जांपल है, किसी भी रेफरेंस से हो सकता है। ये आप लोग जब प्रैक्टिकली जाके देखेंगे तो वो किसी भी रेफरेंस से बता सकता है, ठीक है। टेंजेंशियलिटी जो होती है स्पीच में भी ना रियली डिसऑर्गेनाइज्ड, दैट इज इट इज रियली रिजेंबल व्हाटएवर एफेजिया टाइप नहीं होती। आप लोगों ने क्या इसको एक्सप्लेन करें, क्या करेंगे इसको एक्सप्लेन टेंजेंशियलिटी को? क्या कोहेरेंट नहीं होते, कहां से कौन सा वर्ड जोड़ना है, कहां से बोलना है ना, अपने से वर्ड्स बनाते हैं, अपने से वर्ड्स बनाते हैं। कोई भी एक नया वर्ड्स जो किसी को ना पता हो, सिंबल जिस तरह एकोलेलिया के अंदर होता था ना, ऑटिज्म के अंदर, उस तरह का वर्ड यूज कर सकते हैं, नए वर्ड्स, इनकोहेरेंस वर्ड्स ऐड, अपने से वर्ड्स बनाना, ठीक है, व्हाटएवर। आगे क्या था? नेगेटिव थिंकिंग और ग्रॉसिटी डिसऑर्गेनाइज को देख लिया। अब आ गया नेगेटिव सिम्टम्स, बड़े इंपॉर्टेंट है। डिमिनिश ऑफ द इमोशंस, ऐसे लोग जो नेगेटिव, अब आप जो डेली लाइफ में जो काम कर रहे थे वो हट गया है, उससे क्या हटा है? अब हर चीज में आपकी इंटरेक्शन खत्म हो गई है। आप इमोशनली इन्वॉल्व होते थे जहां चीजों में, वहां खत्म हो गए। क्या हो गया? डिमिनिशन ऑफ द इमोशनल एक्सप्रेशन। डेफिनेटली आपके घर के अंदर कामों में इर्द गिर्द बैठे थे, लोगों के साथ काम करते थे, इंटरेक्ट करते थे, बात करते थे, इमोशनली ना बड़ा इन्वॉल्व होते थे चीजों में, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा भी इन्वॉल्वमेंट वो खत्म हो चुकी है। कोई वायलेशन इज डिक्रीज द मोटिवेशन, सेल्फ इनिशिएटिव, purposefully activities the individual may be the sit for the long period of the time and show little interest in the participation in the work and social activities। ऐसा जहां पार्टिसिपेशन आप पहले करते थे, इनिशिएटिव लेते थे, स्टैंड लेते थे कि ये काम मैं करूंगा, वहां आप लोग स्टैंड नहीं ले पा रहे। असाइनमेंट बनानी है तो आप ग्रुप के मेंबर होते थे, ग्रुप में स्टैंड लेते थे, ये काम मैंने करना है, ये चीज मैंने करनी है, ये वर्क मैंने करना है। आपका कहीं मोटिवेशन नहीं लगती, ऐसा लगता है डीमोटिवेटेड है ना। आगे हमेशा पेपर में आज तक फोकस डिस्क्रिमिनेशन के ये वाला लोगिया जो है बेसिकली मैनिफेस्टेड बाय द डिमिनिश ऑफ द स्पीच आउटपुट होती है। इन हेडोनिया जो है इज अ डिक्रीज द एबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेयर फॉर द पॉजिटिव स्टिमुलेशन एंड द डिग्रेडेशन इन द रिकलेक्शन ऑफ द प्लेयर प्रीवियस एक्सपीरियंस। उन कामों में जहां आपको पहले मजा आ रहा होता था, वो वही काम आपको बुरे लगने शुरू हो जाते हैं, है ना। जहां आपको प्लेयर फील होती थी जिन कामों में, वही काम अब आपको, फॉर एग्जांपल आप आज बड़े खुश हैं किसी चीज के ऊपर, जिंदगी के ऐसे लम्हात जहां आप बहुत खुश हैं। कुछ लोग क्लास मिस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, क्लास मिस करके बर्गर खाने जाते हैं, व्हाटएवर, बाहर फिरने जाते हैं। एक टाइम आएगा जब आपको इसके पीछे आउटपुट नेगेटिव मिलती है ना, इमेजिन करें आप फेल हो जाएं, नेगेटिव आउटपुट। वही चीजें जहां आपको प्लेयर फील होती थी, फ्यूचर में जाके वही चीजें आपको फिरना जो होगा ना बुरा लगेगा, आपको चीजें वही बुरी लगेंगी। चीजें जब आपके पास कोई चीज नहीं होती, प्लेयर जहां मिल रही होती है ना, वही चीजें बुरी लगनी शुरू हो जाती हैं। यस, ए सोशलिटी ये होती है, फॉर एग्जांपल ए सोशलाइजेशन ये होती है कि बेसिकली आप हुक्का पानी बंद करते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं, एक कमरे में बंद हो जाते हैं, अपनी दुनिया, अपने साथ बातें, अपनी दुनिया में रहते हैं। जब आप कट ऑफ हो जाते हैं अपने घर वालों से, फैमिली मेंबर से, अगर इवन के घर में रह रहे हैं तो घर वालों से इंटरेक्ट नहीं करते, कमरा बंद करते हैं, कमरे में कम बात करते हैं, है ना। तो ये बेसिकली नेगेटिव सिम्टम है सारी की सारी, जो पहले नहीं करते थे। पहले आप इंटरेक्ट करते थे, अब आप किसी से बात ही नहीं करते। हुक्का पानी बंद किया, कमरे में बैठे हैं, अकेले बातें कर रहे हैं, अकेले अपनी बात से बात, है ना। दिस इज बेसिकली नेगेटिव सिम्टम है जो आपने अभी सारे के सारे पढ़े हैं। अब टाइप मैंने आपको इसकी पहले इंट्रोड्यूस करवा दी थी शेज़ोफ्रेनिक की, ठीक है। इसकी 5 टाइप्स हैं जो मैंने पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी, अब ये चेंज हो चुकी हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
आ जाए डिलूजन डिसऑर्डर को। पहला डिसऑर्डर इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। उनमें से पहला डिसऑर्डर कौन सा है? डिलूजन डिसऑर्डर। इसकी टाइप्स हैं, फिर क्या है? ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, फिर इसके बाद शिज़ोफ्रेनिक फॉर्म डिसऑर्डर है, शिज़ोफ्रेनिया है, शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर है, और क्या सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर है, कैटाटोनिक एसोसिएटेड विद द एंड अदर मेंटल डिसऑर्डर्स, कैटाटोनिक डिसऑर्डर ड्यू टू द एंड अदर वो मेडिकल कंडीशन है, डिफरेंशियल डायग्नोस व्हाटएवर वो किस किस के साथ होगा वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। हमारा काम है डिसऑर्डर्स को पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले डिलूजन डिसऑर्डर बड़ा इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर है। अब आपको 5 चीजें समझ आ रही हैं। 5 में से पहली 4 क्या है? पॉजिटिव सिम्टम है, और लास्ट क्या है? आ जाए, बहुत आसान है। जिस इंसान को 5 सिम्टम का पता चल जाए वो कोई भी डिसऑर्डर आराम से डायग्नोज कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर जो भी चैप्टर थे वो बहुत आराम से हो सकते हैं। पहला जिसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमारा जो है उसका कोड लिखा हुआ है डिलूजन डिसऑर्डर का। अब पहली 9 पढ़िए, क्राइटेरिया ए पढ़िएगा। इस डिसऑर्डर के अंदर क्या होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। 5 चीजें थी, 5 सिम्टम थे। इसको सिम्टम कंसिडर कर लें, डोमेन्स को, जो फील्ड है ना 5 डोमेन, इनके अंदर डोमेन्स के अंदर इनकी सिम्टम्स हैं। आपको डायरेक्टली हेलुसिनेशन नजर नहीं आएंगे, आपको डायरेक्टली डिलूजन नजर नहीं आएंगे, बल्कि उनके अंदर थीम नजर आएंगे, डिफरेंट है ना। तो आ जाए कैसे नजर आएंगे वो केस में प्रेजेंट करूंगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अभी हमारे पास एक केस आता था, बड़ा पॉपुलर केस। एक बच्चा अपने आप को ना, उसकी प्रोफाइल बड़ी हुई साइकेट्रिस्ट के पास फलाना। तो मेरे सुपरवाइजर माशाल्लाह बहुत, वो यूके में रह के आए हैं 15 साल। उससे पहले उनका पोस्ट डॉक, उनका साइक डी, ठीक है, पीएचडी, दोबारा पीएचडी पाकिस्तान से भी की थी, बाहर से भी, फिर पोस्ट डॉक, फिर 15 साल हॉस्पिटल में काम करते थे, सीनियर है ना। तो वो आए हैं, तो एक दिन पेशेंट आया हुआ, तो वहाँ पाकिस्तान में आया, तो मैं देख रहा हूँ हम लोगों को ऑब्जर्वेशन में बिठाया हुआ। एक बंदा आया, कहता है कि ना छोटी सी हाइट, रंग काला सा, तो बाल बड़े बड़े। तो पूछता है कि आप कौन है जी? कहता है मैं संजय दत्त हूँ। तो कहते हैं लोग मुझे पागल कहते हैं। तो उनके घर वालों ने बताया कि इसको ना साइकेट्रिस्ट की प्रोफाइल है, तो हर एक से भाग आता है, लड़के किसी पे बिलीव नहीं करता। तो सर के पास आया, तो सर ने कहा कि तुम तो संजय दत्त नहीं हो, संजय दत्त से भी ज़्यादा लगते हो, तुम तो संजय दत्त रियल में हो। एक्सेप्टेंस, ऐसे लोगों को हमेशा एक्सेप्टेंस देनी है आप लोगों ने, इनको कभी भी रिजेक्ट नहीं। पहले इनका ट्रस्ट लेवल जीतना आप लोगों ने। इनके पास आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, हमेशा आईक्यू से आईक्यू को हराया जा सकता है, हमेशा लोहे से लोहा काटा जाता है, याद रखिएगा। बट एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर आपने हिट करना होता है इनको, एक स्पेसिफिक टाइम। और एक हिट जो होता है ना, बिलीव मी कि बार बार तो कंसिस्टेंटली ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, दिमाग के अंदर इनके एक हिट करते हैं। इट मीन टू से ये नहीं है कि हथौड़ा लेके दिमाग के अंदर हिट कर दी, या मीन टू से टेक्निकल क्रिटिकल जो इनके दिमाग के अंदर जो इनकी थिंकिंग है उनके पैटर्न को चेंज कर दें। जब वो आया तो हम देखें उसको, कह रहा है कि ना इतनी बड़ी साइकेट्रिस्ट की फाइल लेके आया हुआ, तो कहे मैं संजय दत्त हूँ। तो हम लोग हंसे भी, हम पीछे बैठे ऑब्जर्वेशन में थे, फर्स्ट टाइम था हमारा। तो आपको हंसी भी आती सम टाइम इस तरह केस देख के, बट अंदर आवाज़ नहीं आती, ट्रांसपेरेंट रूम था, सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे थे। तो हम के सर ने कहा, वो कहता संजय दत्त, सर ने कहा हाँ संजय दत्त। उसने कहा मेरी बॉडी मेरी प्लान, उन्होंने कहा, सर ने कहा तू तो संजय दत्त क्या, उससे ऊपर लग रही है चीज़ ना। तो एक्सेप्टेंस, वो बड़ा खुश हो गया। वो हर साइकेट्रिस्ट को दिखा के, एक बार दिखाता था, मेडिकेशन रिकमेंडेड होती, भाग जाता था अगले के पास। तो मुझे क्या सर को कहता है ये सारे पागल डॉक्टर, मुझे कोई मानता ही नहीं है। हर बंदा मुझे रिकमेंड कर देता है थेरेपी के लिए, कोई मेडिकेशन रिकमेंड कर देता है, कोई मुझे मानता ही नहीं है। आप पहले बंदे हैं जिन्होंने मुझे एक्सेप्टेंस दी है, जिन्होंने मुझे कहा है संजय दत्त है। उन्होंने कहा बैठ जा, तू तो संजय दत्त है, जिन्होंने तो काम ही नहीं है। वो 3-4 दिन रखा सेशन में, एक्सेप्टेंस, आहिस्ता आहिस्ता उनको अपना पीए रख लिया। उसे ऐसे लगा, वो आधे घंटे के सेशन के लिए आता था, 40 टाइम है ना, तो ऐसे लगता था जैसे वो साइकेट्रिस्ट है, हम लोग सारे पेशेंट बने होते थे ना। साइकेट्रिस्ट साहब हमें नए सजेशन, नई चीज़ें देते थे आगे डेली ना, जब भी हफ्ते में 2 बार सेशन। तो हम सबको कहते थे ये क्या आपने बला पीछे उठवा दी। उन्होंने कहा नहीं, अभी टाइम नहीं है। एक टाइम होता है हिट करने का, और टाइम हिट करने के लिए, टाइम के लिए पहले इसके आईक्यू के लेवल को देखना है, कहाँ तक है, कितनी नॉलेज है इसके पास, कितनी नॉलेज नहीं है। इसकी नॉलेज को देखो, परखो कहाँ तक है, कहाँ तक उड़ सकता है। जहाँ तक ये उड़ सकता है तो वहीं से जाके इसको पकड़ना है दोबारा, है ना, आगे से जाके पकड़ना। आईक्यू का मतलब ही ये होता है जितना इंटेलिजेंट होता है उतनी जल्दी वो पकड़ा जाता है।
उसका लेवल पता चल जाता है किस लेवल पे है ना। नाउज़ बिल्ला कुछ लोग ये कह रहे होते हैं खुदा नहीं है, फलाना नहीं है, आप उन्हें एक्सेप्टेंस दें। एक्सेप्टेंस का मतलब आपने कोई वो नहीं करना कि उनकी एक्सेप्टेंस, इट मीन उसको पकड़ना है, उसका लेवल चेक करना जब ट्रस्ट लेवल पे जाते हैं। तो इस तरह के लोगों का लेवल चेक करने के लिए संजय दास साहब बड़े खुश। एक दिन आया, सर कहते हैं आज इनकी धुलाई करते हैं। अब देखिए लेवल इसका क्या है। पहले 5 से 10 है, उन्होंने 5 से 6 सेशन लिए। वो रोज आता था, साइकेट्रिस्ट होता था। साइकेट्रिस्ट साहब को इतनी थी कि वो आगे कमरे में फाइलें चेक कर रहे होते थे लोगों की, वैसे ही है ना, इतना दिया। एक दिन कहा सर ने बैठे बैठे कहा संजय दास, उसका नाम ही संजय दास रखा हुआ था। संजय दास साहब को कहा कि संजय दास साहब ये फाइल लें, ऐसा करो यार पैमाना लेके आओ। संजय दास ने पहले पूछा सर ने संजय दास के बाल कितने हैं। संजय दास साहब ने नाल एग्जैक्टली बता दिया कि इतने इतने थे, इतने 2000 फलान। उसने देखी थी कि मूवी इंस्पायर हुआ था खलनायक। खलनायक संजय दास की मूवी थी, उससे डॉन बना हुआ था ना उसमें, तो उससे इंस्पायर हुआ था। तो संजय दास साहब से बाल पूछे। उसके बाद सर ने कहा यार संजय दास की हाइट कितनी है। उन्होंने कहा इतनी इतनी इतनी। सर कहते हैं मैं पैमाना लेके आया। संजय दास अपनी अपना हाइट नाप, उन्होंने पहले हाइट नापी तो वो इतना सा, संजय दास साहब इतने से, उसको एग्जैक्टली फिगर भी पता कि कितने में है। जब उसने पैमाने से नापी तो हाफ भी ना आए। तो संजय दास साहब थोड़ा सोचने में मजबूर हो गए। तो सर ने आगे से कहा थोड़ी देर बाद, उसके बाद वो संजय दास कोई बात नहीं, आज तुमने ना रोटी शोटी नहीं खाई होगी ना, अम्मी ने रोटी दी होगी है ना, तो तू तो वैसे संजय दास है, तू तो 4 हाथ आगे है उससे है ना, तो तेरे आगे तो संजय हाथ है ही नहीं है। वो सोचने पे थोड़ा सा मजबूर हो गया, क्या कहा है ना, इनसाइट दे दी हम लोगों ने IQ को IQ। अगले दिन आया, कुछ अर्से के बाद फिर आया। फिर सर ने कहा वैसे ही लगे हुए थे फ्रैंकनेस में, पहले हमेशा पॉजिटिविटी में देते हैं, पॉजिटिव चीज़ें फिर नेगेटिविटी फिर पॉजिटिविटी है ना। तो फिर आया, फिर वो बड़ा काम कर रहा। फिर सर ने कहा ओ यार संजय दास ये बता संजय दास की बॉडी कहाँ से। हम बातें कर रहे होते, जानबूझ के हमें छुड़वाया जाता कि ये बात करनी है। तो संजय दास साहब से कहा गया कि बॉडी पे हमने बात छेड़ ली। बॉडी पे छेड़ी तो संजय दास साहब से पूछा बॉडी, उसने कहा इतनी है बॉडी। ईयर वाइज भी पता होता था उसको है ना। तो सर ने कहा आज मैं पैमाना लेके आऊँ मेजर करने के लिए ना, इंस्ट्रूमेंट ये मेजर तो कहा तो अपनी बॉडी मेजर संजय दास साहब ने की। संजय दास साहब फिर कम, बहुत ही कम उसके मुकाबले में ना। तो संजय दास साहब फिर कंफ्यूज हो गए, रोने वाला मुंह बना हुआ था संजय दास साहब का। तो सर ने फिर कहा ओ कोई बात नहीं है, तूने फिर रोटी नहीं खाई होगी ना, मम्मी ने नहीं दी होगी। कहते मैं खा के आया हूँ आज। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं है, वैसे हो जाता, टेंशन ले रहा है, कोई बात नहीं है, चल आजा संजय दास तू काम कर अपना, तू डॉक्टर है ना। आहिस्ता आहिस्ता 1-2 बार इसने टॉन्ट मारी उसको, उसी के IQ के लेवल के अंदर खेला जो क्वेश्चन करता था। एक दिन आया बड़े गुस्से से, हमने पूछा संजय दास क्या हुआ सेशन के लिए। कहता यार तुम लोग झूठ बोलते थे मेरे साथ। मैं क्या बोला हमने झूठ तेरे साथ। कहता मैं संजय दास हूँ ही नहीं, तो आप लोग मुझे संजय दास बनाई फिर रहे थे। मैं भी यार तू तो खुद कहता है संजय दास है, तू डॉक्टर कहते थे तुझे तो संजय दास नहीं है, तू कहता था मैं संजय दास हूँ ना। आज हम तुझे संजय दास कह रहे हैं, तू खुद कह रहा है संजय दास नहीं है। मैं डॉक्टर साहब ने कहा क्या हुआ। मैं कहा सर ये कह रहा है संजय दास नहीं है। सर कहते कैसे नहीं है बता। कहते मेरी ना बॉडी मैच करती है, ना मेरा रंग मैच करता है, ना मेरे बाल मैच करते हैं, ना मेरी कोई बॉडी को पार्ट्स, कोई चीज़ मैच नहीं करती। तो ये मेरा वहम है ना। हमने कहा नहीं तेरा वहम नहीं होगा, तू वैसे ही लग रहा है। दिस इज द इनसाइट। एक दिन पेशेंट आपको खुद कहे, इनसाइट देना, आहिस्ता 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 सा डोज देना उसको है ना। तो डोज देने के बाद वो खुद आके रियलाइज करे, वो बात खुद कहे मुंह पे आके जो हम करवाना चाहते हैं है ना। तो डिल्यूजन डिसऑर्डर में इस तरह के आपको केसेस मिलेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं जहां आपने इनके IQ के साथ खेलना होता है ना। तो आगे डिल्यूजन डिसऑर्डर, द प्रेजेंस ऑफ द वन और मोर डिल्यूजन विद द ड्यूरेशन ऑफ 1 month एंड लॉन्गर। क्या क्राइटेरिया ए है, द प्रेजेंस ऑफ द वन एंड मोर डिल्यूजन्स विद द ड्यूरेशन ऑफ 1 month। पहला क्राइटेरिया ये देखिएगा 1 month है, 1 day 1 month, एक दिन या इसके दरमियान के बात कर रहा है। ये इससे ज्यादा भी हो सकता है, यही इस लाइन के अंदर कहीं भी हो सकता है वो, ठीक है। मिनिमम क्राइटेरिया 1 day है, एक डे क्या हो उसको डिल्यूजन हो। कौन से डिल्यूजन, उसने क्राइटेरिया नीचे दिया हुआ है कि 5 तरह के थीम्स हैं, वो आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। फर्स्ट ड्यूरेशन आ गई है। अगला क्या है क्राइटेरिया ए फॉर द शिज़ोफ्रेनिया हैव नेवर मेट। डिल्यूजन डिसऑर्डर के अंदर ये ना हो कि कभी भी शिज़ोफ्रेनिया का क्राइटेरिया पहले फुलफिल हुआ हो, वो ना मिल रहा हो, ठीक है, डिल्यूजन जोन्स को, ठीक है।
याद रखें डिलूजन डिसऑर्डर में प्रोमिनेंट जो होते हैं, डिलूजन डिसऑर्डर में प्रोमिनेंट हेलुसिनेशन भी होते हैं एंड डिलूजन्स भी होते हैं, बट प्रोमिनेंट कौन से होते हैं? डिलूजन्स। और उसमें बेजार एंड नॉन बेजार थीम नजर आएंगे आप लोगों को, बट हेलुसिनेशंस भी होंगे बट प्रोमिनेंट नहीं होंगे। ठीक है, प्रोमिनेंट कौन सा होगा? डिलूजन। इसलिए उसने कहा। और शिज़ोफ्रेनिक में इसके ऑपोजिट क्या होगा? उसमें भी डिलूजन होती है, हेलुसिनेशंस होती हैं। शिज़ोफ्रेनिक में क्या होगा? प्रोमिनेंट क्या होंगे? हेलुसिनेशंस प्रोमिनेंट होंगे, डिलूजन प्रोमिनेंट। और यहाँ इसने ये बात की क्राइटेरिया बी के अंदर, क्राइटेरिया ए फॉर द शिज़ोफ्रेनिक हैव नेवर बीन मेट। इसका मतलब ये है हेलुसिनेशन हो बट प्रोमिनेंट ना, उनका क्राइटेरिया शिज़ोफ्रेनिक का पूरा। अभी वो जाकर डिटेल में जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। नोट, hallucination if the present are not prominent are related to the delusion themes or कौन सा sensation of the being infested with the insect associated with the delusion of the ये हमें डिटेल में पढ़ते हैं कि कोई भी इस तरह का delusion है ना, hallucination नहीं है, उसमें prominent होना चाहिए। पार्ट सी, apart from the effect of the delusion or its implication and functioning is not markedly impaired and behavior is not obviously bizarre and odd. D criteria, if the manic and major depressive episode have occurred, these have been briefly relatively to the duration of the delusion periods. E criteria, disturbance is not attributed to the physiological effect of the substance and other medical condition. It's not better explained by the other mental disorders such as the body dysmorphic and disorder. And ये कॉमन सिम्टम्स है किसके डिसऑर्डर के साथ आ सकता है, सोमैटिक कंप्लेंट्स की बात कर रहा है। ये तभी आपको समझ आएगा जब इसके फीचर देखेंगे पहले। दिस इज द 7 फीचर्स डिलूजन डिसऑर्डर इन थीम्स में आ सकता है। क्राइटेरिया ये पढ़ा था कि इन क्राइटेरिया में से एक में डिलूजन होने चाहिए। पहला क्राइटेरिया रोटोमिनिया टाइप। इसमें ये फील होता है, फीमेल को ये लगता है कि उसके साथ बहुत ही अमीर घराने का या बहुत ही स्पेशल बंदा उसके पीछे है, फॉर एग्जाम्पल उसके प्यार में गिरफ्तार है ना। और जब मेल होता है उसको ये लगता है कि फीमेल बहुत ही अमीर या रिच बंदी जो है मेरे प्यार में है ना, तो मैं बहुत स्पेशल हूँ ना। दिस इज द रोटोमिनिया। अगर ऐसे डिलूजन हो रहे हैं आपको, दिस इज द रोटोमिनिया। ग्रैंडोसिटी क्या इसलिए होती है कि उसे ऐसा लगेगा मैं स्पेशल बंदा हूँ, मैं खुदा की तरफ से बड़ा ही स्पेशल बंदा हूँ। नाउज़ बिल्लाह, इस तरह के लोग जो होते क्लेम करते हैं कि मैं पैगंबर बना के भेजा कि अभी फैसलाबाद में ये हुआ था, उसको छितर लगे तो उसकी ग्रैंडोसिटी फीलिंग, अपने आप को बहुत ही स्पेशल बंदा समझते हैं। अभी सीरियल किलर्स के केसेस में देखें, एक बंदा था, उसने लास्ट टाइम पकड़ा गया था अमेरिका के अंदर, उसका नाम मुझे भूल गया। उसने 5 प्रोस्टिट्यूशंस को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उनके टुकड़े टुकड़े करके नंगा उनको रोड के ऊपर फेंक के गया, रेप करने के बाद उनका। ठीक है, तो जब पकड़ा गया तो उससे पूछा गया क्यों कत्ल किया ये चीज़ें आपने? ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस थे उसके पास्ट में, होमोसेक्सुअलिटी का वाक़या हुआ था, वो बदला लेते हैं अनकॉन्शियसली इन लोगों से। तो उसने कहा कि मुझे अल्लाह ने एक ख़ास मिशन पे भेजा था, गंद साफ़ करना है। ठीक है, गंद साफ़ करना है, तो मैं गंद साफ़ करने के लिए जो प्रोस्टिट्यूशंस हैं इनके साथ इनको मारता था और गलत काम भी करता था। गलत काम करने के बाद इनको मारता था और एक रोड पे नंगा फेंक जाना। अगर आप रिलीजियस हैं तो आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एडिकेट्स होते हैं, आपको कुछ होता है, किसी को मारते नहीं है। किसी भी मज़हब में मारना अल्लाह नहीं है। एक इंसान की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है, कोई भी मज़हब इस चीज़ को। दिस इज रिलीजियस, इसमें हम साइकोलॉजी को पढ़ेंगे। ग्रैंडोसिटी फीलिंग ऐसी होती है कि अपने आप को स्पेशल समझना कि मैं खुदा का बड़ा ही स्पेशल बंदा हूँ और मिशन पे आया हूँ, और मिशन एक कंप्लीट होता है, फिर दूसरे मिशन पे, फिर तीसरा मिशन, फिर चौथा मिशन। मिशन खत्म नहीं होते है ना, प्री प्लान हर चीज़ करता है। इस तरह के सीरियल किलर एंड मास मर्डरर्स होते हैं, है ना। टेररिज्म भी इसी में आती है, जब किसी की जान ले लेना, अपने आप को कहना मैं जिहाद कर रहा हूँ। ये बहुत ऐसे बंदों के साथ जो आपका ब्रेन वॉशिंग कर रहे होते हैं कि आपको स्पेशल बना देते हैं कि आपको अल्लाह ने चूज़ किया है, ले लो जान, जाके बम फाड़ दो ना। ऐसा नहीं है। दिस इज बेसिकली समथिंग रॉन्ग। मजहबी हो सकता है, मजहबी वे में आप कर सकते हैं, मजहब के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है, है ना। बट इस तरह की फीलिंग के अंदर यूज़ किए जाते हैं इस तरह के लोग। ध्यान से इन लोगों से जेलसी टाइप, वो बेसिकली पहले से जेलसी टाइप में ये होता है कि कुछ लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ों से क्या होते हैं, जेलस होना शुरू हो जाते हैं कि फलाने की असाइनमेंट अच्छी थी, उसके मार्क्स अच्छे आ गए, है ना, उसने कपड़े अच्छे पहने हैं। अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने आपको जो दिया आप उसी में खुश रहें। ये क्या करते हैं, हर चीज़ पे इनको एतराज़ होता है दूसरों की, अपने आप पे नहीं है। जो दिया अल्लाह का खुश नहीं है, जेलस, हर चीज़ पे जेलस है ना।
पर्सिक्यूटरी टाइप्स, इसमें ऐसे लग रहा है कि ये बंदा बड़ा स्पेशल है, स्पीशियस है। ऐसे लोग बहुत ही स्पीशियस होते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पे शक करते हैं, इवन कि अपने पर्सनल रिलेशनशिप में, अपनी फैमिली के रिलेशनशिप में या फिर जिंदगी में। इनको ऐसे लग रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल इनको ऐसे लग रहा होता है कि ये ISI इनके पीछे लगी हुई है, ऑब्जर्वेशन कर रही है ना, और इनकी पूरी की पूरी रिपोर्ट बना रही है। या फिर घर के रिलेशनशिप में स्पीशियस होंगे, पार्टनर के अगेंस्ट व्हाटएवर, हर चीज में स्पीशियस होना, अपनी असाइनमेंट तक स्पीशियस होना, लोगों के बारे में स्पीशियस होना, इस तरह के कमेंट्स पास करना। दिस इज द स्पीशियसनेस इन पर्सिक्यूटरी सिस्टेमेटिक टाइप्स। मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको डिल्यूजन हो रहे होते हैं कि मेरी बॉडी के अंदर फॉर एग्जाम्पल किडनी का प्रॉब्लम था, तो कोई अल्लाह मियाँ ने कोई ना ऐसी पावर भेजी है कि वो रात को आई है, तो मैंने एक मुकद्दस पानी पिया है, तो पानी पीने से क्या हो गया, किडनी मेरी साफ हो गई है। हाँ, या फिर रात को सोते हुए कोई फरिश्ते आए हैं, व्हाटएवर, कोई ऐसा बंदा आया, उन्होंने ऑपरेशन किया है, नई किडनी चेंज की है, नई किडनी लगाई है और पुरानी को रिप्लेस कर दिया ना, बगैर बाउंड के। तो बेसिकली दिस इज द सोमैटिक कंप्लेन। अगर सोमाटाइजिंग कंप्लेन हो आपकी सोमैटिक कंप्लेन्स के बारे में, कुछ इस तरह का बिलीव हो। आगे है मिक्स टाइप। इनमें से कोई भी मिक्स हो सकती है, एक से ज़्यादा डिल्यूजन हो सकती हैं एक इंसान को। इन थीम्स के अंदर से अगर 2 डिल्यूजन हो, ये 2 से ज़्यादा हो, तो उसे क्या दे देना आप लोगों ने, मिक्स टाइप। डेफिनेटली जैसे जैसे सिवियरिटी लेवल बढ़ता जाएगा, ये सारी चीज़ें आप में मिक्स होती जाती हैं, है ना। उसके बाद है अनस्पेसिफाइड टाइप्स। ऐसी टाइप जब आपको क्लियर ही ना हो रहा हो कि इनमें से थीम नहीं है, कोई नया थीम भी तो बना सकता है ना बंदा, है ना। वो तो डिल्यूजन्स, ये तो वो चीज़ें हैं जो लोगों के केसेस से निकली हैं। हर रोज़ नया केस आता है तो नई चीज़ निकलती है। मे बी अब रिसर्च इसके ऊपर हो रही, कोई ऐसी इसमें डिल्यूजन्स हो, कोई ऐसी नई टाइप आए जो पहले कभी ना देखी हो। हर केस में एक नई होती है डेफिनेटली। जब आप जाएंगे मार्केट के अंदर, सिर्फ इनमें से थीम में से नहीं मिलेगी, और भी ये DSM ने रिसर्च बेस की हुई है ना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है अनस्पेसिफिक टाइप। अब ब्रीफ साइकोटिक, और ये पढ़ लिया आप लोगों ने, यस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्राइटेरिया क्या है इनमें से थीम्स का, कि लास्ट 1 मंथ से एक बार इसको, ये जब भी रिपोर्ट करता है, ये एक बार रिपोर्ट करता है, मगर जब आपके पास आता है कई बार रिपोर्ट कर चुका होता है ना ये चीज़ें। तो आप में से किसी को तो नहीं है ये डिल्यूजन डिसऑर्डर्स? पक्की बात है, इस थीम में तो नहीं है। गुड, वेरी वेल डन। चलें नेक्स्ट लेक्चर अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है।